I'm Dr. Shashi Kumar. I'm a consultant at JP Hospital, Noida, in obstetrics and gynecology. And today we are discussing about infertility in couples. इनफर्टिलिटी एक मेंटल या फिजिकल स्टेज है जिसमें किसी व्यक्ति की संतान धारण करने की क्षमता प्रभावित होती है। यह उस स्त्री या पुरुष की इनेबिलिटी को दर्शाता है जो रेगुलर सेक्सुअल रिलेशन के बावजूद गर्भ धारण नहीं कर पाते। विश्व स्तर पर इनफर्टिलिटी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसका मुख्य कारण है तनाव, मोटापा, नशीली चीज़ों का सेवन और पुरुष एवं महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी तरह की समस्या। समाज में जागरूकता की कमी, सेक्स रिलेटेड इश्यूज में बात न करना, सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण भी यह विषय और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। डॉक्टरों की मानो तो जीवन शैली, खान पान और अपनी आदतों पर ध्यान देकर इस समस्या से बचा जा सकता है। सेहत इंडिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। हम चर्चा करेंगे कारण, लक्षण और उसके उपचार के बारे में। मेडिकल टर्म्स में इनफर्टिलिटी मतलब कि जब कोई कपल दे आर ट्राइंग टू कंसीव, जब वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और देर इज़ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि वो कोई भी बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो 1 ईयर के बाद अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये इनफर्टिलिटी है। हालांकि अभी इसका नाम हम लोग इसको अब सब फर्टिलिटी कह देते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको इनफर्टाइल है या उनको प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 साल के अंदर नहीं हो रही है। सो वी रादर कॉल इट नाउ डेज इन प्लेस ऑफ इनफर्टिलिटी, इसको अब सब फर्टिलिटी कहते हैं। पहले तो ये है कि हमें रीज़न इवैल्यूएट करना है। पहले तो ये है कि वो मतलब ठीक तरीके से प्लान कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस क्या है, उनकी बेसिक नॉलेज क्या है, क्या उनको पता है कि साइकिल के जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जो फीमेल का साइकिल है, उसमें कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं जिनमें कि उनके कंसीव करने की, प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बारे में उनसे डिस्कशन करते हैं एंड वी उनको हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि दीज आर द डेज, उनको कैलकुलेट करके, वो डिपेंड करता है फीमेल के मेंस्ट्रुअल पीरियड के ऊपर। तो और उनको कोई रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो वी एलिसिट द हिस्ट्री, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब हम एलिसिट करते हैं, इवेलुएट करते हैं। वी ट्राई टू नो कि उनकी बेसिक नॉलेज क्या है एंड वी ट्राई टू गिव देम इम्पार्ट द नॉलेज, कि उनको अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि क्या तरीका ठीक है, और उसके बाद हम उनके केस में रीजंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें कॉजेज आर रिलेटेड टू, कैन बी रिलेटेड टू फीमेल पार्टनर के साथ रीजंस हो सकते हैं, मेल पार्टनर के साथ रीजंस हो सकते हैं और दोनों के कंबाइंड रीजंस भी हो सकते हैं। तो फीमेल्स के केस में सबसे पहले कि उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है, उनके साइकिल पीरियड्स जो हैं वो कैसे हैं। अगर वो इरेगुलर हैं, पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, या फिर एक नॉर्मल ड्यूरेशन की, अगर उनको फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लेके जो नेक्स्ट पीरियड है फर्स्ट डे, अगर वो 21 डेज से कम है या 35 डेज से ज़्यादा है, तो उस केसेस में हम देखते हैं कि शायद एग, जो मंथली एक एग रिलीज होता है फीमेल की ओवरीज में, वो शायद रिलीज नहीं हो रहा है। और ये प्रोबेबिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें पार्टली कंट्रीब्यूशन जो है वो जेनेटिक्स का है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल का भी है। सो वो उसको हम ये पता करते हैं कि उनका एग फॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं है। तो ये तो एक रीज़न हो गया। और जनरल मेडिकल अवेयरनेस लोगों की बहुत ज़्यादा है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि आजकल कॉमन है, तो वी ट्राई टू फाइंड कि उनको वो पीसीओ की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तो एक ओवरी से रिलेटेड, या उनको कोई ऐसी डिजीज़ है कि जिससे एग फॉर्मेशन नहीं हो रही, एंडोमेट्रियोसिस है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है। एंड देन सेकेंड, फीमेल में हम लोग सोचते हैं कि ट्यूब्स की प्रॉब्लम, जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, जो एग जो है फर्टिलाइज होने के बाद ट्यूब्स के थ्रू
फिर यूट्रस में आएगा, तो वो उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वो ट्यूब का फैक्टर होता है। और फिर और अदर कोई जैसे एंडोक्राइन हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। सर्विक्स जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, एंट्रेंस जो माउथ ऑफ यूट्रस है, उसमें सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो वी हैव अ होल सीरीज ऑफ लिस्ट ऑफ कॉजेज। ये ज़्यादा मेन हैं जो मैंने बताए हैं। और मेल के फैक्टर्स में वी हैव टू सी, उनका एक सीमन एनालिसिस करते हैं। जनरली वो भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस के बाद करना चाहिए, सही लैब से। उसका भी एक क्राइटेरिया होता है सीमन एनालिसिस का। और जनरली ये 3 डेज़ की एब्स्टिनेंस, मतलब 3 डेज़ का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, उसके बाद टेस्ट कराना चाहिए। अदरवाइज रिपोर्ट उतनी रिलायबल नहीं होती। और उसमें सीमन में फैक्टर्स होते हैं, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, एबनॉर्मल स्पर्म्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये जनरली ये मेन मेल पार्टनर का रीज़न है। और या उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस मेल को भी हो सकते हैं। स्मोकिंग है, स्मोकिंग कैन कॉज टू एबनॉर्मेलिटी इन स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी ऑल्सो। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग। और उनको कोई चाइल्डहुड में कोई टेस्टिकल्स का इन्फेक्शन जैसे मम्स आर्थराइटिस ये होती है, वो सारी चीज़ें, किसी ने ऑपरेशन तो वहाँ का नहीं कराया हुआ है, वेरिकोसील है कि टेस्टिस के पास वेन्स जो हैं कई बार एनलार्ज होती हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज रीजंस इन द कपल। अगर दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर माइनर फैक्टर फीमेल में है और माइनर फैक्टर मेल में है, तो वो हम लोगों को एक साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। थायराइड तो ये एक बटरफ्लाई ग्लैंड है जो आपके नेक के फ्रंट में होती है। थायराइड की एबनॉर्मेलिटी 2 तरीके की होती है कि थायराइड हाइपो फंक्शन करती है और थायराइड हाइपर फंक्शन। मतलब हाइपो फंक्शन का मतलब कि उसका हार्मोन कम बन रहा है। और ये केसेस ज़्यादा होते हैं कि जिनमें हार्मोन का प्रोडक्शन, थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। और दूसरी एबनॉर्मेलिटी होती है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड का, दैट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म। वो कुछ कम लोगों को होता है। इसमें थायराइड हार्मोन्स के लिए हम लोग बेसिक 3 टेस्ट करते हैं। पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की थायराइड को जो ट्रिगर करता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, उसका लेवल टेस्ट करते हैं। और फिर T3 एंड T4 2 हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, उनका लेवल टेस्ट करते हैं। थायराइड जो है वो ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को अफेक्ट करता है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है देन इट कैन ऑल्सो हैव इफेक्ट इन द बेबी, बोथ लो थायराइड एंड हाई थायराइड। तो हम हमेशा थायराइड का लेवल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। वैसे तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं एक सिंपल टर्म में ये बता देती हूँ कि जो उसका इनफर्टिलिटी में इफेक्ट है वो ये है कि मंथली एग फॉर्मेशन जो है, एग मेच्योर नहीं हो रहा है और एग रिलीज नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें और भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें इन फीमेल्स का हार्मोनल लेवल भी जो है इम्बैलेंस्ड होता है। और इनमें वेट गेन होता है। और वेट गेन होने की वजह से अगेन एबनॉर्मेलिटी ऑफ ओव्यूलेशन, एग प्रोडक्शन की एबनॉर्मेलिटी वेट गेन होने से हो जाती है। इन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने की चांसेस होते हैं। इन लोगों को अर्ली एज में डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं, PCOD में। और इनको पीरियड की एबनॉर्मेलिटी होती है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। लेकिन नट शेल में ये है कि इनमें एग फॉर्मेशन एंड एग रिलीज प्रॉपर नहीं होता। 35 के बाद तो जो है ना, फर्टिलिटी पोटेंशियल काफ़ी तेज़ी से कम होने लगता है। फीमेल्स का स्पेशली 38 के बाद बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी पोटेंशियल ओवरी में, नंबर ऑफ एग्स एंड क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है। तो ये कपल्स में अगर 35 में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं या लेट मैरिज है, तो उनको
जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि 12 मंथ्स की है, उनको 6 मंथ्स में ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही है, और उनको नॉर्मली 1 ईयर तक वेट नहीं करना चाहिए। इस सिमिलरली आजकल कहते हैं कि मेन में भी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक करती है, और टाइम के से स्पर्म की भी जो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और 38 के बाद तो फीमेल की फर्टिलिटी बहुत ही डाउन हो जाती है। सो नो प्रॉब्लम, अगर 35 के बाद चाहते हैं तो जल्दी डॉक्टर की सलाह लें, और इसके फ़ायदे भी हैं, मतलब कि सारे नुकसान ही नहीं है। 35 के बाद कंसीव करने में एजुकेशन बेटर होती है, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, and they understand the life better, but they should quickly consult the doctor. इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि हमें कोई रीज़न नहीं मिला, उसमें फिर स्टिल वी कैन गिव देम सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। और मेरा पर्सनली आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स इन लाइफ कि एक स्ट्रेस रिलीविंग जो है ना, वो एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। और जब वो कपल वो ये सोच लेते हैं कि हमें कंसीव करना है, नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट में डॉक्टर के चक्कर, हॉस्पिटल में आना जाना, टेस्ट, ये वो, इट इज़ सो स्ट्रेसफुल, देन इट इटसेल्फ बिकम्स द कॉज, ये उसका रीज़न बन जाता है कि स्ट्रेस की वजह से कंसीव नहीं करते हैं। मेरी लाइफ में, मतलब मैं 35 इयर्स की प्रैक्टिस में मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जिनको मैंने ये कहा कि अब सब ट्रीटमेंट बंद कर दो और 1 महीने की छुट्टी लो और बाहर घूमने चले जाओ और स्ट्रेस रिलीज़ करो, और उसमें मैंने कई बार देखा है कि लोगों को सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई है। इसी में जो है ना, कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग इवन आईवीएफ करा लेते हैं, और एक आईवीएफ नहीं, कई आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी करा लेते हैं, जो कि अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने देखा है कि हमने ट्रीट किया, कपल के साथ डिस्कस किया, उनको साइकोलॉजिकली उन्होंने अपना स्ट्रेस जिस भी तरीके से जिसमें वो ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने स्ट्रेस रिलीजिंग कुछ लाइफस्टाइल के चीज़ें अपनाई, एंड उसके बाद वो बिना आईवीएफ के कंसीव कर गए। जो करंट लाइफस्टाइल है, इट इज़ अ नेगेटिव फैक्टर फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और ये इनफर्टिलिटी भी उसी का एक ओवरऑल हेल्थ का पार्ट भी हो सकता है। स्मोकिंग तो डेफिनेटली इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफ़ेक्ट। मेल की फर्टिलिटी में स्मोकिंग का बहुत ही ख़राब असर होता है, और ये हमने देखा है कि स्मोकिंग बंद करने के बाद जो स्पर्म की क्वालिटी है और काउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, इसकी तो डेफिनेट एविडेंस है। लेट नाइट्स अगेन इट इज़ अ स्ट्रेस फैक्टर, आपका टोटल स्ट्रेस से पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में थैलेमस से पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स स्ट्रेस में उनका टोटल इम्बैलेंस हो जाता है। इस स्ट्रेस में क्या, लोगों को जब यंग लड़कियां एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती हैं, उनका स्ट्रेस हाई होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होती हैं, उसमें होते हैं, तो उनके पीरियड्स डिसअपियर हो जाते हैं कई बार 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो दैट मीन्स कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और उसको अफेक्ट हो रहा है। तो स्ट्रेस इज़ डेफिनेटली ये एक नेगेटिव फैक्टर है हेल्थ के लिए और फर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट जो हैं, ऐसे कोई सेट टेस्ट नहीं है कि मैं आपको 4-5 टेस्ट बता दूं या 20 टेस्ट बता दूं। ऐसे देयर इज़ अ सीरीज ऑफ टेस्ट, और वो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए होते हैं, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे हैं, तो हमें कपल को इंडिविजुअलाइज करके देन वी हैव टू मेक अ सस्पिशन कि उनके केस में क्या प्रॉब्लम है, देन वी डू फ्यू टेस्ट्स, और अगर उसमें कोई रीज़न हमारे पकड़ में आता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर उसमें कुछ रीज़न नहीं आता, देन वी गो अ स्टेप फर्दर, और फिर हम उसके आगे वाले टेस्ट करते हैं, क्योंकि एक ही बार में इतने सारे टेस्ट नहीं किए जा सकते, और हर किसी को हर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। सो स्टेप बाय स्टेप जाने में हमने फर्स्ट टेस्ट कराएंगे, उसमें कुछ नहीं आया, देन वी डू अ सेकेंड स्टेप, फिर आगे के टेस्ट कराएंगे, और that is how we go step by step in individualizing and analyzing the case of a couple.
इनफर्टिलिटी के केस में मिथ्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिनेरियो में, हमारे कंट्री में जो सबसे ज़्यादा है, उसमें ये मानना है परिवार का स्पेशली कि सिर्फ ये लड़की में प्रॉब्लम होती है, फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम है और उसी को दिखाना है, उसी का टेस्ट कराना है, उसी को ट्रीट कराना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रेगनेंसी है, कंसेप्शन है, वो रिजल्ट है मेल और फीमेल की दोनों की तरफ से यूनियन का और दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए टेस्ट, एनालिसिस, स्पेशलिस्ट की ओपिनियन जो है वो कपल को दोनों को एक साथ करानी चाहिए और मेल फैक्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और लड़के के केस में भी टेस्ट जो है वो हम लोग बिल्कुल शुरू से, बिगनिंग से ही कराते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम फीमेल में कोई रीज़न फाइंड आउट करें और उसको उसका इलाज कर दें और फिर हमें बाद में पता चले कि मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों के टेस्ट जो हैं वो एक ही साथ साथ शुरू होने चाहिए। इनफर्टिलिटी के केस में एक तो ये है कि 12 मंथ्स के बाद अगर वो ट्राई कर चुके हैं तो उसके बाद में उनको स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। और एक कंसीव करने से, प्लानिंग करने से पहले भी एक बार एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि एक होता है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड वो है कि जिसमें आप प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने की, और उसमें डेफिनेटली कुछ तरीके के वाइटामिन्स होते हैं, स्पेशली इंडियन सिनेरियो में, जैसे कि फोलिक एसिड की एक सिंपल सी बहुत छोटी 5 मिलीग्राम की टैबलेट होती है जो लेनी होती है कम से कम 3 महीने कंसीव करने के पहले। और उससे क्या होता है कि बहुत सारी बेबी की एबनॉर्मेलिटीज़, जिनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और फॉर्मेशन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं बेबी में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो ये प्लान करने के पीरियड में भी एक बार डॉक्टर को मिलना चाहिए, उनसे इवैल्यूएट कराना चाहिए। और अगर 12 मंथ्स के बाद कंसीव नहीं हो रहा है तब स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। और एल्डरली के केस में अगर आपने थोड़ा लेट प्लानिंग शुरू करी है, 35 या प्लस हैं, तो 6 महीने के अंदर ही आपको स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए।